मैं डॉक्टर अरुंधति शर्मा, सीएम दुबे स्नातकोत्तर महाविद्यालय में राजनीति विज्ञान विभाग में सहायक प्राध्यापक के रूप में राजनीतिक विज्ञान विषय में पदस्थ हूँ। और आज हमारा जो अध्ययन का विषय है वो है एमए द्वितीय सेमेस्टर का पहली यूनिट, पहला पेपर का पहली यूनिट। पहला पेपर का जो नाम है भारतीय चिंतन का इतिहास, और उसमें जो अध्याय हमें पठन पाठन करना है वो है राजा राम मोहन राय का चिंतन। तो राजा राम मोहन राय का जन्म सन 1772 ईस्वी में बंगाल के हुगली जिले के राधानगर ग्राम में हुआ था। उनके पिता का नाम रमाकांत राय था। उनकी माता तारणी देवी थी। रमाकांत राय वैष्णव एवं उनकी माता तारणी देवी शाक्त थी। ये वैष्णव और शाक्त ये होता क्या है? हिंदू धर्म में धार्मिक जो परंपरा को मानने के कई मार्ग हैं। तो उनमें से उन मार्गों में से एक है वैष्णव मार्ग और एक मार्ग है शाक्त मार्ग। तो जो भगवान विष्णु, भगवान राम, भगवान कृष्ण, इन लोगों को मानने वाले, शिव शिव भगवान को मानने वाले वैष्णव कहलाते हैं। और शक्ति की आराधना करने वाले माँ काली, माँ दुर्गा और भी जो देवियां हैं, उन शक्तियों की आराधना करने वाले को शाक्त कहा जाता है। और ये शिव की भक्त भी होते हैं, शिव के भक्त भी होते हैं। तो इस प्रकार से। और राजा राम मोहन राय के जो दादा थे कृष्ण चंद्र बनर्जी, वे बंगाल में नवाब की सेवा में थे। उनके यहाँ उनके राजकीय कार्य में वो सहयोग करते थे। उनकी सेवा से खुश होकर वहाँ के नवाब ने, बंगाल के नवाब ने उन्हें राय की उपाधि दी। और आगे चलकर यही राय की उपाधि उनके खानदान में सभी व्यक्तियों के, खासकर पुरुषों के नाम के आगे ये राय शब्द लिखा जाने लगा। और उसी संदर्भ में, उसी परिप्रेक्ष्य में राजा राम मोहन के नाम के आगे भी राय। तो वास्तव में बनर्जी थे, पर चूंकि उपाधि मिली थी पिता, दादा को, दादा से पिता, पिता से इनको, तो राजा राम मोहन राय के नाम से हम इनको जानते हैं। और ये आधुनिक भारत के प्रणेता थे। और इनको, राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत के सामाजिक और राजनीतिक विचार के नवचेतन युग के प्रवक्ता माना जाता है। डॉक्टर मजूमदार ने कहा है कि राम मोहन राय भारतीय मैंने आधुनिक भारतीय चिंतन की शुरुआत इन्होंने की। उसी प्रकार की उनका क्रम उसी प्रकार रहा जिस प्रकार से पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन में अरस्तू का रहा। और वास्तव में ये सृजनात्मक सुधारवाद के प्रणेता थे। और उस समय, वर्तमान तत्कालीन समय में विघटित, विभाजित और अंधविश्वासों से भरे देश में इन्होंने नव चेतना का नव चेतना की अलग जगाई। और सदियों से सोए हुए सुषुप्त भारत की जनता में नव जागरण लाने का काम किया। हमारे देश की भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने इनके बारे में कहा कि राजा राम मोहन राय ने नए युग का सूत्रपात किया, आधुनिकता की अलख जगाई देश में। और हमारे देश के राजनीतिक, सामाजिक और सभी प्रकार की समस्याओं को, समस्या के पहलुओं को छुआ और उनके समाधान के उपाय भी बताए। वास्तव में राजा राम मोहन राय समाज सुधारक थे, राजनीतिक विचारक थे, धार्मिक विचारक थे और शैक्षिक चिंतक थे। इस प्रकार राजा राम मोहन राय
ने भारत में एक नए युग का सूत्रपात किया, जिसको हम आधुनिकता की ओर कह सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आधुनिकता की तरफ जाने का ये मतलब नहीं था कि उनका पश्चिम का अंधा अनुकरण नहीं था, बल्कि वो चाहते थे कि हमारे देश की जो संस्कृति है, जो गौरवशाली संस्कृति है, जो गौरवशाली हमारा इतिहास है, उसमें जो विघटन आ चुका है, उसमें जो अराजकता आ चुकी है, या जो माने भारतीय जनता के में जो अज्ञानता है, तो पश्चिमी शिक्षा या पश्चिम का अनुकरण करते हुए एक नव चेतना की जागरण की उनकी इच्छा थी, जिसमें वो कुछ हद तक सफल भी हुए। राजा राम मोहन राय बचपन से ही बहुत ही प्रतिभाशाली थे। 6 से 9 वर्ष की उम्र में उन्होंने बंगला और फारसी का अध्ययन किया, माने भाषा सीखी। 10 से 13 वर्ष की उम्र में उन्होंने फारसी और हिंदी सीखी। उसके बाद 13 से 15 वर्ष की उम्र में उन्होंने संस्कृत भाषा का ज्ञान प्राप्त किया। 37 से 42 वर्ष की अवस्था में उन्होंने अंग्रेजी पर अपना एकाधिकार जमाया। 47 से 49 वर्ष की उम्र में वो हिब्रू और ग्रीक भाषा का अध्ययन किया और जानकार बने। 59 से 60 वर्ष की उम्र में फ्रेंच और लैटिन भाषा का उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। सन 1809 से 1814 के बीच में, इन 5 सालों में उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी में नौकरी की। उसके बाद 1815 में वे कलकत्ता चले गए। कलकत्ता में उन्होंने आत्मी सभा नाम का एक संगठन का या एक संघ का निर्माण किया। उसके बाद 1818 में उन्होंने सती प्रथा प्रथा के विरोध में एक आंदोलन चलाया और काफ़ी उनमें सफलता भी मिली। और 1819 में जो तत्कालीन ईस्ट इंडिया कंपनी के तत्कालीन जो वायसराय थे, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, तो उनको, उस वायसराय को उन्होंने इस बात के लिए मनवा लिया कि वो सती प्रथा नाम की जो कुप्रथा है हिंदू धर्म में, उसको वो अवैध घोषित करे, निषिद्ध करे, और उसमें उनको सफलता प्राप्त हुई। और 1828 में उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के जीवन में एक अभूतपूर्व घटना थी और एक क्रांति का वो प्रेरक थी वो सभा। वो जो संगठन था, क्रांति की प्रेरणा थी उनके लिए, पूरे देशवासियों को जोड़ना चाहते थे और नव जागरण उत्पन्न करना चाहते थे, जिनमें उनको सफलता भी मिली। और अ, उसमें ब्रह्म सभा की स्थापना के बाद वो ज़्यादा साल जीवित नहीं रहे, ज़्यादा वर्ष जीवित नहीं रहे, केवल 5 वर्ष पश्चात ही उनका देहा मैंने देहावसान हो गया, मृत्यु हो गई उनकी। 1830 में वो इंग्लैंड गए। 1830 में इंग्लैंड गए क्योंकि उनको उस बात को रोकना था कि कहीं ऐसा ना हो कि इंग्लैंड की संसद में सती प्रथा जो लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने निषेध घोषित किया है, कहीं उसके निषेध करने के विरोध में कहीं कोई कानून ना बन जाए, ताकि फिर से सती प्रथा हमारे देश में वैध हो जाए। तो उसमें उन्होंने सफलता प्राप्त की। वहाँ जाने पर, मैंने इंग्लैंड जाने पर उनका परिचय बेंथम से हुआ। बेंथम यानी वो राजनीतिक विचारक थे, जेरेमी बेंथम पूरा नाम था उनका। राजनीतिक विचारक थे और उन्होंने इंग्लैंड के दर्शन में बड़े-बड़े काम किए थे, बड़ी-बड़ी किताबें लिखी थी। दंड सुधार, जेल के सुधार, वहाँ के विधि सुधार के संबंध में उन्होंने बड़ी-बड़ी बातें उसमें उन्होंने काम किया था। और बेंथम के विधि का शासन
या दंड सुधार प्रक्रिया, इसमें बड़े-बड़े जो उनके ग्रंथ थे या उनके विचार थे, वो इंग्लैंड में लागू किया गया था। तो बेंथम को काफ़ी प्रतिष्ठा प्राप्त थी। तो इनके संपर्क में राजा राम मोहन राय राय आए और इस प्रकार से हम आगे ये देखते हैं कि राजा राम मोहन राय चिंतन के उनके प्रेरणा स्रोत क्या थे। जैसा भी मैंने आपको बताया कि जेरेमी बेंथम के प्रभाव में आए वो उनके, और जेरेमी बेंथम के प्रभाव में आने के कारण उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के जो गवर्नर जनरल थे वो तत्कालीन उस समय के, तो उनको भारत में दंड विधि दंड नियम में सुधार करने के लिए उन्होंने प्रेरित किया, बाध्य भी किया, और दीवानी और फौजदारी दंड संहिता बनाने के लिए भारतीयों के लिए, जो उस समय नहीं था, तो बनाने के लिए उन्होंने प्रयास किया और वे सफल भी हुए। और इसी प्रकार वे मॉन्टेस्क्यू मॉन्टेस्क्यू के प्रभाव में आए। तो मॉन्टेस्क्यू का जो चिंतन था या जो उनका विचार था, शक्ति प्रशासन में शक्ति पृथक्करण की नीति उनकी, और जो इनको अमेरिका के शासन व्यवस्था में लागू की गई थी। तो वो इस बात के लिए भी उन पर प्रभाव पड़ा, और वो ये चाहते थे कि जब हमारा देश आज़ाद हो, तब इस प्रकार की व्यवस्था हमारे देश में होना चाहिए। तीसरा जो विचारक, जो दार्शनिक थे या विचारक थे, ब्लैक स्टोन, ये भी इंग्लैंड के ही थे, और ब्लैक स्टोन थे व्यक्तिगत स्वतंत्रता के पुरोधा थे। तो इनका, ब्लैक स्टोन के विचारों का भी राजा राम मोहन राय पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा, क्योंकि वो ये देखते थे कि हमारे देश में किस प्रकार से गुलामी की जंजीरों में लोग जकड़े, किस प्रकार से अंग्रेजों के अंग्रेजों के नियमों से बंधे हुए पीड़ित, प्रताड़ित थे। तो ये सब तीनों चिंतकों के प्रेरणा में आकर राजा राम मोहन राय ने अपने काम को आगे बढ़ाया, और इनके अनुयायी तो बने ही, और उनके विचारों को हमारे देश में लाने का, लागू करने का भी प्रयास किया। अब उसमें क्या है, आगे जो विचार है वो है राजा राम मोहन राय के राजनीतिक विचार। तो हम एक-एक करके उनके राजनीतिक विचार को हम देखेंगे कि किस प्रकार से उन्हें राजनीतिक विचार के बारे में क्या उन्होंने कहा है। तो पहला जो बिंदु है वो है व्यक्तिक तथा राजनीतिक स्वतंत्रता। तो जैसा कि हम सबको मालूम है कि अंग्रेज़ों के समय में अंग्रेज़ों का शासन था, तो व्यक्तिक स्वतंत्रता नहीं थी, राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं थी। तो राजा राम मोहन राय का ये कहना था कि राजनीतिक व्यक्ति का स्वतंत्रता होना चाहिए, भारतीयों को कहीं भी देश में आने-जाने की स्वतंत्रता होना चाहिए, अपने अनुसार काम करने की स्वतंत्रता होना चाहिए, और राजनीतिक स्वतंत्रता मतलब चुनाव होते नहीं थे, किसी प्रकार का राजनीतिक कार्य में भारतीय जनता को भाग लेने का अधिकार नहीं था। तो वो ये चाहते थे कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता और राजनीतिक स्वतंत्रता जनता को मिले। दूसरा जो बिंदु है वो है शासन का व्यापक कार्यक्षेत्र। तो वास्तव में राजा राम मोहन राय ये चाहते थे कि शासन का कार्यक्षेत्र व्यापक से व्यापक होना चाहिए, ताकि देश की जनता को उसका लाभ मिले। और उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था। तो जो राजा राम मोहन राय का सोचना सही था, पर ये कार्य रूप में परिणित होना बहुत कठिन था। फिर भी उन्होंने अपने विचार रखे, और वे कहते थे कि शासन का कार्य ऐसे होना चाहिए जिससे कि जनता को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले। तीसरी बात जो उन्होंने कही, प्रेस की स्वतंत्रता। प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में उन्होंने जो बात कही, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं, स्कूलों में भी हमने पढ़ा है, आपने आपने भी कही अपने से, स्कूल में आपको पढ़ाया भी गया है, आपने भी अपने से अध्ययन किया होगा कि प्रेस की स्वतंत्रता नहीं थी। तो राजा राम मोहन राय ने ये कहा कि देश में प्रेस की स्वतंत्रता होना चाहिए, और प्रेस की स्वतंत्रता होना जनता के हित में भी है और शासन के हित में भी है। शासन के हित में कैसे है? वो ऐसे है कि जब प्रेस की स्वतंत्रता होगी, तो शासन के बारे में
या शासन के लिए जनता क्या सोचती है, जनता के क्या विचार हैं, जनता की क्या राय है, जनता का क्या विरोध है शासन के विरुद्ध, ये शासन को पता चलेगा। और इस प्रकार से शासन अपनी नीतियों को बनाने में ज़्यादा सफल होगा, ज़्यादा उसे सुविधाजनक स्थिति मिलेगी। और प्रेस की स्वतंत्रता जनता के लिए कैसे फायदेमंद है, तो ऐसे फायदेमंद है, ऐसे हितकर है कि जनता अपनी बात को या अपनी कोई तकलीफ को या अपने कोई जो उनको चाहिए वो अपने आवश्यकता को वो प्रेस के माध्यम से कह सकते हैं। और इस प्रकार उनका कहना था कि प्रेस की स्वतंत्रता तो होनी चाहिए, ये शासन और जनता दोनों के लिए हितकर है। चौथा बिंदु ये है कि न्यायिक व्यवस्था। न्यायिक व्यवस्था में कहना था कि ईस्ट इंडिया कंपनी उस समय जो था वो भारतीयों के लिए, हमको ये बात मालूम है, हमको माने आप लोगों को मालूम है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो शासन करती थी। और भारतीयों के लिए कोई भी कानून, कोई भी नियम कौन बनाता था? ईस्ट इंडिया कंपनी बनाती थी। तो राजा राम मोहन राय का ये कहना था कि अ, भारतीय जनता के लिए, पूरे देश के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी प्रकार का कानून या नियम या विधि नहीं बनाना चाहिए, जो कि भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी का नहीं है, बल्कि इंग्लैंड की संसद के द्वारा से ये शासन चल रहा है। अतः इंग्लैंड की संसद को भारत का कानून बनाना चाहिए, या कोई भी न्याय व्यवस्था है वो इंग्लैंड की संसद में से लागू होना चाहिए। और जो यूरोपियों का एकाधिकार था, जो विधि में, जो कानून में यूरोपियों का एकाधिकार था, तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए। यूरोपीय मतलब अंग्रेजों का, अंग्रेजी थे उस समय हमारे देश में। बीए फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा होगा कि किस प्रकार से अंग्रेजों की व्यवस्था थी, कि अंग्रेज लोग यानी यूरोपीय लोग कोई बड़ा से बड़ा अपराध करते थे, तब भी उनको या तो सज़ा नहीं दी जाती थी या उनको मामूली सज़ा देकर उनको छोड़ दिया जाता था। क्योंकि भारतीयों के लिए वो दोहरी मापदंड ऐसा था कि भारतीयों को, माने हमारे देश के लोगों का छोटे से छोटे अपराध में उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाती थी। तो इस बात से राजा राम मोहन राय दुखी रहते थे और उनका ये कहना था कि न्यायिक व्यवस्था में बदलाव होना चाहिए। विधि संबंधी धारणा, अगला जो पॉइंट है हमारा, तो विधि संबंधी धारणा में कैसे, तो जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताई कि जेरेमी बेंथम जो विधि वेत्ता थे, विधि के ज्ञाता थे, महान विधि वेत्ता थे, बहुत उनको ज्ञान था। यहाँ तक कि जेरेमी बेंथम ने पूरे इंग्लैंड के कानून में, विधि व्यवस्था में सुधार किया, जेलों की व्यवस्था में सुधार किया, वहाँ के दंड संहिता में सुधार किया, और दीवानी और फौजदारी दंड संहिता वहाँ निर्मित कराई और उसमें सुधार किया। तो यही बात राजा राम मोहन, यही सब काम हमारे देश में भी चाहते थे, और इस प्रकार और वो उसमें सफल भी हुए। आगे जो पॉइंट में हमें समझना है राजा राम मोहन राय के राजनीतिक विचार को, है कि भारत में यूरोप निवासियों का आवास। तो राजा राम मोहन राय ये चाहते थे कि भारत में यूरोपीय लोग निवास करें, क्योंकि वो उनका कृषि वो कृषि में वैज्ञानिक साधन अपनाते थे, उद्योग धंधे उनके बहुत अच्छे थे, वे अमीर थे, और भी वो कला कौशल में निपुण थे। तो वो चाहते थे कि हमारे देश में अगर ये निवास करते हैं और कृषि में वैज्ञानिक उपाय अपनाते हैं, कृषि में जो इनका कृषि करने का तरीका है, इनका जो उद्योग धंधे करने के तरीके हैं, इनके जो आर्थिक अपने विकास के तरीके हैं, तो वो हमारे देश के लोग सीखेंगे, और इस प्रकार से हमारा देश भी समुन्नत होगा, हमारे देश के लोग भी इस कला कौशल में निपुण होंगे। ऐसा वो उनकी धारणा थी। हालांकि उनके इस विचार का बंगाल में बहुत विरोध हुआ, और जो अ, इसमें राजनीतिक चिंतन का जो आखिरी बिंदु है, राजा राम मोहन राय का चिंतन में जो हम पढ़ रहे हैं, तो आखिरी बिंदु है
मानवतावाद एवं विश्व भातृत्व। तो राजा राम मोहन राय मानवतावाद के प्रतीक थे, प्रेरणा थे। उन्होंने उनका ये कहना था कि विश्व भ्रातृत्व यानी पूरा विश्व एक कुटुंब है, और पूरे विश्व में वे एक ऐसे संगठन की कल्पना करते थे जिसमें भाईचारा हो और जिसमें किसी प्रकार का अमानुषिक व्यवहार ना हो। तो इस प्रकार से राजा राम मोहन राय ने अपने राजनीतिक विचार को भारतीयों तक पहुंचाई, और इन विचारों को लागू करवाने में वो सक्षम भी थे, क्योंकि जो तत्कालीन वायसराय थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, तो राजा राम मोहन राय की विद्वता को देखकर और उनके काम को देखकर वो उनके बात को कभी-कभी मानने के लिए बाध्य हो जाते थे। तो बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने राजा राम मोहन राय बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारी बातों को मनवाने के लिए सफल भी हुए। उसके बाद आगे जो आगे जो हमें विचार उसके पढ़ना है राजा राम मोहन राय के, कि एक विचार क्या है? मूर्ति पूजा का विरोध। राजा राम मोहन राय मूर्ति पूजा का पुरजोर विरोध करते थे। उनका कहना था कि हिंदू धर्म में वेदों और उपनिवेश में अद्वैतवाद की बात कही है, और इस प्रकार वो मूर्ति पूजा का विरोध करते थे। दूसरा जो पॉइंट है सती प्रथा। राजा राम मोहन राय के सामाजिक विचार में दूसरी जो बात है, दूसरा जो पॉइंट है, दूसरा जो बिंदु, सती प्रथा का विरोध। तो राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का पुरजोर विरोध किया, और उनका कहना था कि हिंदू धर्म में सती प्रथा कोई धार्मिक रीति है ही नहीं, और इस प्रकार वो हिंदुओं में अलग जगाने का काम करते थे। उनका कहना था कि सती प्रथा का जो समर्थन है हिंदू धर्म के लोग क्यों करते हैं? क्योंकि वो धार्मिक रीति नहीं नहीं है, धार्मिक रीति कम है, मापदंड कम है। राजा राम मोहन राय जी का ये कहना था कि सती प्रथा का समर्थन हिंदू धर्म में इस कारण किया जाता है कि वास्तव में रिश्तेदारों का ये नहीं था कि ये धार्मिक रीति है, बल्कि ये था कि जो स्त्री विधवा हो गई है उसका पालन पोषण करने से वो बचना चाहते थे। तो ऐसा राजा राम मोहन राय ने अर्थ लगाया, और ये बात भी कुछ हद तक सही थी, और इस प्रकार से उन्होंने सती प्रथा का विरोध किया। इसमें कानून मतलब इसके विरुद्ध कानून बनवाने में, नियम बनवाने में ये सफल भी हुए। वास्तव में राजा राम मोहन राय बहुत बड़े समाज सुधारक थे, और हम आज भी उन्हें समाज सुधारक के रूप में ही याद करते हैं। तीसरी जो बात है, तीसरा जो बिंदु है, नारी स्वतंत्रता एवं नारी शिक्षा का समर्थन। तो राजा राम मोहन राय ने नारी स्वतंत्रता का समर्थन किया, उन्होंने नारी शिक्षा का समर्थन किया। वे कहते थे कि जो बाल विधवाएं हैं उनको पुनर्विवाह की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, और ऐसा सरकार को ऐसा कानून बनाना चाहिए कि पुरुषों को पुरुषों को एक से ज्यादा विवाह करने की छूट ना हो। वे नारी शिक्षा का उसमें समर्थन करते थे, और वे नारी को शिक्षित करने के लिए पूरे देश में उन्होंने एक अलग जगाई, और वे कहते थे कि नारी को भी पूर्ण रूप से बंद पर्दे से निकल कर शिक्षा के लिए उन्हें अनुकूल वातावरण देना चाहिए,
और वे इस बात के को मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होते थे, बिल्कुल भी नहीं मानते थे कि पुरुष के बजाय नारी अम, मंद बुद्धि की होती है या कम समझदार होती है या वो शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकती, इस बात को बिल्कुल नहीं मानते थे। चौथा जो बिंदु है जाति प्रथा का विरोध। राजा राम मोहन राय जाति प्रथा का पुरजोर विरोध करते थे। उनका कहना है कि जातियों में बंटने के कारण ही हिंदू धर्म बहुत कमजोर हो चुका है और जाति में बंटने के कारण ही, विभाजन के कारण ही जो विदेशी आक्रांता है उनको आक्रमण करने का और हमारे देश को गुलाम बनाने का अवसर मिला और इस प्रकार हमारा देश जाति प्रथा के टुकड़ों में ही बंटकर बहुत ही घोरतम स्थितियों में पहुंच चुका है। इसी कारण हमारा देश कमजोर है और इस प्रकार वो जाति प्रथा का विरोध करते थे और कहते थे कि देश को अगर सबल बनाना है, देश को अगर मजबूती से तो वर्तमान शासन से अगर मुकाबला करना है तो हिंदू धर्म में फैले जाति प्रथा को तोड़ना होगा, तभी देश में एक नया अवसर आएगा और एक सामाजिक उत्थान की स्थिति बनेगी। अब आगे जो हमें देखना है राजा राम मोहन राय के आर्थिक विचार। राजा राम मोहन राय के आर्थिक विचार में पहला माने यह पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि राजा राम मोहन राय कोई आर्थिक विचारक नहीं थे। आर्थिक रूप से वो कोई बहुत ज़्यादा जानकार नहीं थे, पर इतना तो समझते थे कि हमारे देश में क्या आर्थिक व्यवस्था है और उसे अच्छा कैसे बनाया जा सकता है। तो पहला जो पॉइंट वो बताए, पहले बिंदु पर हम विचार करेंगे भारत की राजस्व प्रणाली तथा भारतीय किसान। तो भारत की राजस्व प्रणाली जब वो देखते थे उसमें देश में कि जमींदारों और जागीरदारों के विरोध में थे और वो अंग्रेजों से कहते थे कि आप जमींदारों से मांग कम कीजिए, कि जमींदार से अंग्रेज लोग एक निश्चित राशि कहें या लगान, किसानों से लगान वसूलना, उद्योग धंधे वालों से एक मैंने ज़्यादा ज़्यादा टैक्स लेना, कर लेना। तो इसमें क्या है कि ये जो जमींदार होते थे, चूंकि अंग्रेजों को उतना उनको देना पड़ता था, तो वो देश की जनता और किसानों पर भी अत्याचार करते थे। ऐसा भी कई घटनाएं हमारे देश में होती थी कि हमारे देश के जमींदार और जागीरदार हम चूंकि अंग्रेजों को उनको देना है अंग्रेज उनसे वसूलते थे। गांव गांव में एक 4-5 गांव 10-20 गांव में एक जमींदार को रखते थे कि आपको इतना ये हमको कलेक्ट करके इकट्ठा करके देना है, और नहीं इकट्ठा करके देने में वो जमींदार से वसूलते थे या उनको प्रताड़ित करते थे। तो उस प्रताड़ना से या उस आर्थिक बंदी से बचने के लिए जमींदार देश की जनता से या अपने एरिया के जो एरिया उनको जो क्षेत्र मिला होता था उस एरिया के उस क्षेत्र की जनता से वो कड़ाई से वसूलते थे, अत्याचार भी करना पड़ता था। इस प्रकार से राजा राम मोहन राय ने कहा अंग्रेजी सरकार से कि आप जमींदारों से मांग कम कीजिए ताकि वो देश की जनता पर या किसानों पर अत्याचार ना करें और ताकि किसानों को भी कुछ छूट मिले ताकि वो अपने ढंग से जीवन यापन कर सकें या अपने कृषि कार्य में कुछ अच्छे ढंग से उत्पादन कर सकें, कुछ ज़्यादा खर्चा कर सकें। और उनका कहना था कि भारतीय किसान को जो यूरोपीय किसान है, यूरोपीय लोग जो कृषि करते थे हमारे देश में आके, ऐसे भी लोग थे जो कृषि करते थे, तो उनसे सीखना चाहिए कि वो एक वैज्ञानिक तरीके से करते थे, जैसे उनको लाभ ज़्यादा मिलता था, कम लागत में ज़्यादा ज़्यादा फायदा मिलता था। तो इस प्रकार से वो कहते थे कि यूरोपीय जो लोग कृषि करते हैं या जो उद्योग धंधे जो करते हैं उनसे हमारे देश को सीखना चाहिए, हमारे देश के लोगों को सीखना चाहिए, ऐसा उनका कहना था।
दूसरा जो बिंदु है, ब्रिटिश नागरिकों का भारत में उपनिवेश। तो ये राजा राम मोहन राय जी का ये कहना था, ब्रिटिश नागरिकों को भारत में यानी निवास करने की छूट मिलना चाहिए। एक उपनिवेश जिसको हम कॉलोनी, उपनिवेश नहीं होता ही है कॉलोनी, कॉलोनी बना दिया जाए, ताकि वो ये चाहते थे कि अ, उनका ये कहना था कि हमारी संस्कृति उदात्त है, बहुत अच्छी है, बहुत हम धनी है संस्कृति के मामले में, हमारी परंपराएं बहुत अच्छी हैं, परंतु अगर वो पश्चिम का की अच्छाइयों को लेते हुए अगर हम उसको आगे बढ़ाएं तो और भी उसमें उसका जो अ, उन्हें अधिक उपयोग बनाया जा सकता है, ऐसा उनका कहना था। इसका मतलब ये नहीं है कि वो संस्कृत के विरोधी थे, कि भारतीय संस्कृति के विरोधी थे, भारतीय मतलब कल्चर के कि भारतीय परंपरा के विरोधी थे, ऐसा नहीं है। पर कुछ हमारे देश में जो अंधविश्वास थे, जो विघटन था, जो देश में जो एक अंधकार में वातावरण था, उसको दूर करना चाहते थे। और उनका ऐसा उनको लगता था कि अंग्रेजी शिक्षा से, पश्चिमी शिक्षा से, अगर संस्कृत या भारतीय शिक्षा, चूंकि हमारे यहाँ तो पुराना गुरुकुल की व्यवस्था नहीं है, तो हमारी शिक्षा को अंग्रेजी शिक्षा के साथ मिला दिया जाए, तो इस प्रकार से और अच्छे ढंग से उसका उपयोग किया जा सकता है और हमारे देश को आगे बढ़ाया जा सकता है, ऐसा उनका कहना था। तीसरा जो पॉइंट है, निर्बाध व्यापार। निर्बाध व्यापार यानी कि अंग्रेज लोग भारतीयों को व्यापार करने में बहुत बाधा पहुंचाते थे, बहुत सारे बंदिशें थी, बहुत सारे नियम कानून थे जिसमें भारतीय लोग व्यापार नहीं कर पाते थे। तो इस बात के लिए उन्होंने आवाज उठाई कि भारतीयों को निर्बाध व्यापार, यानी वो जो जैसा जिस नागरिक को जो पसंद हो, जो इनकी इच्छा हो, या जिस व्यापार में उनको महारत हासिल हो, वो व्यापार करने की छूट मिले। इस प्रकार से उन्होंने निर्बाध व्यापार की बात कही ब्रिटिश शासन से। और जो चौथा बिंदु है वो है स्त्री उत्तराधिकार विधि। तो स्त्री उत्तराधिकार विधि क्या है? राजा राम मोहन राय चाहते थे कि पुरुषों को भी उत्तराधिकार मिलना चाहिए। जैसे उस समय जो कानून था, होता क्या था कि स्त्रियों को कोई कोई हक उनको नहीं था। जैसे बेटा है तो बेटा को हक है, बेटी है बेटी को हक नहीं है, पति को पत्नी के संपत्ति में कोई हक नहीं है। तो इस बात को उन्होंने उठाई कि बेटों के समान बेटियों की को भी उनको हक मिले, पूरा संपत्ति में, जायदाद में, या जो भी है उस परिवार में, खानदान में जो भी चीजें हैं। और वैसे ही पत्नी की पूरी प्रॉपर्टी में, पूरी संपत्ति में, पूरी जायदाद में, या जो भी धन संपत्ति उसमें उसकी पत्नी को उत्तराधिकार मिले। इस प्रकार स्त्री उत्तराधिकार विधि के लिए, यानी एक नियम बनाने के लिए उन्होंने आवाज उठाई। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि राजा राम मोहन राय के आर्थिक विचार भी बहुत उदात्त थे, और वो चाहते थे कि हमारा देश भारत का प्रत्येक नागरिक आर्थिक रूप से सबल हो, संपन्न हो एवं समृद्ध हो। अब हम आगे राजा राम मोहन राय के चिंतन में या विचार में धार्मिक विचार का अवलोकन करेंगे। तो वास्तव में राजा राम मोहन राय धार्मिक विचारक थे, ऐसे कि वो सभी धर्मों की अच्छाइयों को मानते थे, चाहे ईसाई धर्म हो, चाहे इस्लाम धर्म हो, या हिंदू धर्म हो। ब्रह्म समाज की स्थापना का एक मुख्य उद्देश्य था ही कि सभी धर्मों के की अच्छाइयों का समन्वय करके, सभी धर्मों की अच्छाइयों का सभी धर्मों की अच्छाइयों का समर्थन करके और समन्वय करके उनको, उनके बीच में एकता का संचार किया जाए।
और वो वैसे थे और वे चाहते थे कि सभी उनका ये मानना था कि सभी धर्म में कुछ न कुछ अच्छी बातें हैं, तो सभी धर्म तीनों धर्म के बातों को समन्वय करते हुए उनमें ऐसा एक देश में माहौल तैयार किया जाए कि कोई किसी के विरोध में ना रहे। राजा राम मोहन राय के जो आगे अंतिम विचार हैं वो शिक्षा संबंधी विचार हैं। राजा राम मोहन राय की गहरी रुचि थी शिक्षा और विज्ञान में, और ये पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक थे। वे ऐसा मानते थे कि हमारी शिक्षा पद्धति में अंग्रेजी या पाश्चात्य शिक्षा पद्धति के समन्वय से ही राष्ट्रीय एकता का उत्थान होगा। उन्होंने वेद और उपनिषद का बंगला भाषा में और अंग्रेजी में अनुवाद किया। 1822 और 23 में उन्होंने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की, और वो ईसाई मशीनरी को भी इस दिशा में काम करने के लिए प्रेरित किया उन्होंने। उनका कहना था कि देश की उन्नति के लिए अंग्रेजी भाषा में शिक्षा होना चाहिए, पाश्चात्य शिक्षा होना चाहिए। इसका ये मतलब नहीं था कि उन्होंने भारतीय शिक्षा की अवहेलना की या हमारी जो पुरातन भाषा है, प्राचीन भाषा है संस्कृत, उसका तिरस्कार किया। उनका कहना था कि पाश्चात्य शिक्षा के साथ मिलकर ही हम आगे बढ़ सकते हैं। और चूंकि अंग्रेजी शिक्षा पूरे विश्व में प्रचलित थी उस समय, कारण ये था जैसा कि आप जानते हैं कि अंग्रेज अधिकांश देश और लगभग प्रायः 2-4 को छोड़कर सभी देश, अपन मान लें सभी देश, विश्व के सभी देश अंग्रेजों के गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए थे। तो सभी देशों में अंग्रेजी भाषा का ही चलन था और अंग्रेजी भाषा से ही काम पास किया जाता था। तो वो ये मानते थे कि हमारी जनता जब अंग्रेजी भाषा जानने लग जाएगी तो वो अपने लाभ हानि को अच्छी तरह से समझने लग जाएगी। अतः उन्होंने इस कारण पाश्चात्य शिक्षा और अंग्रेजी भाषा का समर्थन किया। और आगे हम इस प्रकार से राजा राम मोहन राय के सभी विचारों को का अध्ययन करते हुए एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि राजा राम मोहन राय एक समाज सुधारक, एक धार्मिक सुधारक, एक राजनीतिक विचारक एवं शिक्षाविद थे। उन्होंने भारत देश में एक आधुनिकता का जागरण जगाया और देश को आगे बढ़ने का एक मार्ग प्रशस्त किया। उन्होंने देश में प्रेस की स्वतंत्रता का समर्थन किया, देश में स्त्रियों की स्वतंत्रता का समर्थन किया, स्त्रियों की शिक्षा के संबंध में अपनी बात कही। वे चाहते थे कि भारतीय किसान वैज्ञानिक तरीके से कृषि करें और यूरोपीय लोगों के तरीके से उद्योग धंधे करें ताकि उनका भी विकास हो। और वे चाहते थे कि अंग्रेजी भाषा का प्रचार प्रसार हमारे देश में हो, हमारे देश की जनता को अंग्रेजी भाषा का ज्ञान हो ताकि वो अंग्रेज की नीतियों को समझ सके और उनकी मानसिकता को समझ सके, और जिससे देश को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराया जा सकेगा। और एक विश्व सरकार की कल्पना की, वसुधैव कुटुंबकम, जो हमारी सदियों से चली आ रही परंपरागत जो धारणा थी उसके बारे में उन्होंने एक अच्छी बात कही। और इस प्रकार से वे अंग्रेजों की नीतियों को समझते हुए भारत देश को खड़े होने का एक संदेश दिया, और अंग्रेज उनको एक पूर्ण भारतीय ही मानते थे। थैंक यू।